Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastav and I hope you all are doing good. So today's topic is difference between fundamental rights and DPSP. So ये अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. बट जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड जब हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के और डीपीएसपी के, तो हमको जनरली एक ही डिफरेंस याद आता है दोनों की इन्फोर्सिबिलिटीज़ का, कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल होते हैं और डीपीएसपी इन्फोर्सिबल नहीं होती. लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ना होती हैं फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात समझेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट डीपीएसपी एंड देन हम दोनों के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ कंपेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. ओके, फंडामेंटल राइट्स. सो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स ऑल ऑफ अस नो आर गिवन अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. नाउ फंडामेंटल राइट्स देखिए क्या होते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक कंट्री जो होती है वो अपने सिटीजन्स को बहुत बेसिक राइट्स प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल सबसे इजी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, राइट टू लाइफ हो गया है, देन राइट ऑफ फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गया है, राइट टू रिलीजन हो गया है. ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. ये वो राइट्स होते हैं जिसके बिना एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता या फिर वो डेवलप नहीं कर सकता. और फंडामेंटल राइट्स आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फंडामेंटल राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जाता है कि एक कंट्री तभी ही डेवलप कर पाएगी जब उसके जो सिटीजन्स हैं वो ग्रो करेंगे. और सिटीजन्स तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक उनको फंडामेंटल राइट्स ना दिए गए हों. इसलिए फंडामेंटल राइट्स हर कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, विच वे प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को के लिए होते हैं. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए होते हैं. देन फंडामेंटल राइट्स आर मैंडेटरी राइट्स एज आई डिस्कस्ड. ये जो राइट्स होते हैं ये इनके ऊपर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है स्टेट की कि स्टेट चाहे तो दे या स्टेट चाहे तो ना दे. स्टेट को इन राइट्स को जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड करना ही पड़ता है. द स्टेट इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दीज राइट्स टू द पीपल. ओके, तो यहाँ पे स्टेट की एक ऑब्लिगेशन बनती है, सिर्फ एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, इनफैक्ट एक ऑब्लिगेशन है कि ये राइट्स प्रोवाइड होने ही चाहिए. Then fundamental rights are given under part 3 of the Indian Constitution and they are mentioned from article 12 to article 35. Now, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को हम बेसिक राइट्स और मैंडेटरी राइट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस वन डॉक्ट्रीन जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर. अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं? देखिए, स्टेट को तो ये ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे. बट क्या आप एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन का आंसर डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर बताता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रीन कोई इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ भी नहीं कर सकता. ही कैन नॉट वेव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स. बट ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल सिटीजन कहेगा कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट. अगर मुझे ये राइट नहीं चाहिए तो इसमें ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, स्टेट की चॉइस नहीं होनी चाहिए. बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट नहीं करता है. दैट इज़ हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरीली प्रोवाइड किए जाएंगे और वो मैंडेटरीली उन राइट्स को एक्सरसाइज करेगा. अब ऐसा क्यों? इसका रीज़न भी यही है, सेकेंड, कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए होते हैं. और अगर ऐसा हर इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं लेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा. और अगर सिटीजन डेवलप नहीं करेगा तो कंट्री कैसे डेवलप करेगी? इसलिए फंडामेंटल राइट मैंडेटरी होते हैं, दोनों स्टेट के लिए भी और सिटीजन के लिए भी. तो यहाँ डेवलपमेंट वाले फैक्टर के कारण हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट से ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा. Now, moving ahead, the provisions related to enforcement of fundamental rights are Article 32 and Article 226. Okay, so fundamental rights का enforcement कहाँ होता है? आपने बहुत सुना होगा कि fundamental rights जो होते हैं वो enforceable होते हैं. We all know this. तो इनका enforcement कौन से articles में होता है और कैसे होता है? So Article 32 में fundamental rights का enforcement Supreme Court कराते हैं, and Article 226 में fundamental rights का enforcement
हाई कोर्ट द्वारा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्फोर्स करेगा फंडामेंटल राइट्स को? इसके लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन, रिट एंड ऑर्डर, ये 3 पावर्स मिली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट पास कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फिर कोई ऑर्डर दे सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब ये रिट्स कितने टाइप की होती हैं? रिट्स 5 टाइप की होती हैं। इसके लिए एक अलग लेक्चर लगेगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, इसमें अलग अलग टाइप की रिट्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की पावर्स थोड़ी सी ब्रॉड होती है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने की पावर है, लेकिन हाई कोर्ट के पास लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों ही इन्फोर्स करने की पावर है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लीगल राइट का एग्जाम्पल लें, सो वी हैव CRPC, वी हैव CPC। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविजन दिए गए हैं एज टू अरेस्ट। आपने देखा होगा कि CRPC में विमेन के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ अलग प्रोविजंस हैं, मेल के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ अलग प्रोविजंस हैं। सिमिलरली CPC भी कुछ अलग प्रोविजंस बताता है, लीगल एड के बारे में प्रोविजंस देते हैं। ओके, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करने की पावर्स दी गई हैं। तो ये सारी पावर्स होती हैं लीगल राइट्स, एंड इन सब के इन्फोर्समेंट की पावर है हाई कोर्ट के पास, एंड जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब की इन्फोर्समेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ मूविंग अहेड, yeah, so article 32 talks about the power of the Supreme Court, as I told you right now, of enforcing the fundamental rights, and article 226 discusses the power of the high courts of enforcement of the fundamental rights as well as the enforcement of the legal rights. So in this context, the power of high court is broader in scope as compared to the Supreme Court. Now moving on to DPSPs. So DPSPs, as we all know, is given under part 4, article 36 to article 51. अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्कस कर देती हूँ कि DPSPs होती क्या है। अब जैसे अभी हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, सिमिलरली DPSPs जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती बट वो डिस्क्रिशनरी होती हैं। अब वो डिस्क्रिशनरी क्यों होती हैं? क्योंकि DPSPs जो हैं वो डायरेक्शंस होती हैं। ये डायरेक्शंस कौन दे रहा है? ये डायरेक्शंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है स्टेट को कि वो अब ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, अपनी इंटरनल पॉलिसीज़, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़, सो दैट लोगों का वेलफेयर हो। नाउ ऑल ऑफ अस नो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट? सोशलिस्ट कंट्री मतलब क्या? सोशलिस्ट कंट्री मीन्स दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, दैट इज़ the welfare of the people is the utmost importance, right? So socialist मतलब क्या होता है? welfare of the people. DPSP सिमिलरली बात करता है लोगों के वेलफेयर के बारे में। So अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जो वेलफेयर स्टेट वाला पार्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया है, तो वो पार्ट 4 होगा। So that was just a prelim questions. Then moving ahead, DPSP are the directions which are given by the constitution to the state for making its internal and external policies. Okay? ये मैंडेटरी नहीं होती हैं जैसे कि मैंने बताया, और ये मैंडेटरी क्यों नहीं होती है इसका भी रीज़न है, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब कंट्री हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी तो हमारे पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज की कमी थी। वी ऑल नो दिस, राइट? कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, मैन पावर नहीं थी भी तो यूनिटी नहीं थी लोगों में, बहुत ज़्यादा सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी, कुछ सिविल वॉर्स भी हो रहे थे, एक तरीके का कंट्री में बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स वाली सिचुएशन थी, और रिसोर्सेज भी कम थी, मैन पावर नहीं थे, डिपार्टमेंट्स नहीं थे, कोई फंक्शनिंग नहीं थी उस टाइम। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने ये सोचा कि ऐसे कुछ प्रोविजंस, ऐसे कुछ राइट्स हैं जो हम अभी तो नहीं दे रहे हैं, बट हाँ ऐसे राइट्स आगे प्रोवाइड होने चाहिए हमारे कंट्री के लोगों के लिए। अब क्योंकि रिसोर्सेज उस टाइम नहीं थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को और हमको ये तो पता था कि इन फ्यूचर, इन 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स ये रिसोर्सेज हम लोग गैदर कर चुके होंगे, इसीलिए DPSP बनाई गई। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, बट एज वी ऑल नो कि अगर हम कंपेयर करें 1947 से आज 2023, तो हमने काफ़ी सारा चेंज देखा है, राइट? हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लोग डेवलप हुए हैं, कम्प्लीटली हमने हर सेक्टर में डेवलपमेंट किया है। नाउ वी हैव रिसोर्सेज, तो अब हम उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डायरेक्शंस हैं, जो कि स्टेट को दिए जाती हैं, अब हम उनको फॉलो कर सकते हैं और उसके लिए लॉज भी बना सकते हैं, राइट? तो इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल ऑफ अस नो दिस, राइट? आर्टिकल 44। सो
जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो क्या उस टाइम पे वी हैड यूसीसी? हमारे पास नहीं था, बट वी हैव आर्टिकल 44 जो कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करता है ना। 70 ईयर्स डाउन द लेन आज हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूसीसी लाना, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम्स, बाकी सारे ग्रुप जो थे उनमें काफ़ी वॉर्स चल रही थी। वॉर्स ना बोले तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड उस टाइम हमारी कंट्री में चल रहा था। बट आज क्योंकि पीस की सिचुएशन है हमारी कंट्री में, तो हम ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ला सकते हैं। सो ये अभी हम रिसेंट में बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से उठा के उसको फंडामेंटल राइट बनाने में हम इसके बारे में हम इसको एक एज एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। नाउ एज आई सेड, दे आर नॉट मैंडेटरी बट ओनली डिस्क्रिशनरी। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशनरी है। स्टेट्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी ही करनी है, ये उनका डिस्क्रिशन है। एज एंड व्हेन रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी उस अकॉर्डिंगली ये जो DPSPs हैं इनको उठा के फंडामेंटल राइट्स बनाया जा सकता है। देन DPSP आर द गाइडलाइंस गिवन टू द स्टेट टू मेक सच लॉज विच इन्हांस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एज आई सेड कि DPSPs क्यों होती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों है? वेलफेयर के लिए, राइट? सो DPSPs आर द गाइडलाइंस विच आर गिवन टू द स्टेट to make such laws which enhance the welfare of the people. Now this line is very important. The state is not bound. It is a duty of the state, not a liability. So DPSP में ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे स्टेट जो है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, ये जो है ड्यूटी है, लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, नाउ यू आस्क मी कि ड्यूटी एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, राइट? सो देखिए, जो ड्यूटीज़ होती हैं ना और लाइबिलिटीज़, इनमें बेसिक डिफरेंस होता है इन्फोर्समेंट का। ओके, ड्यूटी आपको आपकी ड्यूटी होती है, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी ड्यूटी है आप पढ़ाई करो, पर क्या आप करोगे? आप नहीं करते हो जनरली, तो वो आपकी ड्यूटी है। लाइबिलिटी जब वो बन जाएगी तो आपको वो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे इन्फोर्समेंट फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना? तो DPSP को हम इम्प्लीमेंट करें, ये हमारी एक ड्यूटी है, लाइबिलिटी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट करना हमारी एक लाइबिलिटी है, नॉट अ ड्यूटी। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हमारी, पर क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उठा के इन्फोर्स कर सकते हैं कि आप ये इन्फोर्स करें? हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स ड्यूटी एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस आता है कि ड्यूटीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, हाउएवर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं ये मैंडेटरी होती हैं। इसलिए DPSPs हमारी एक ड्यूटी है, नॉट अ लाइबिलिटी, एंड स्टेट इसको करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है इतना। नाउ लेट अस मूव अहेड। ओके, नाउ आर्टिकल 37। अब देखिए आर्टिकल 37 क्या बोलता है? द प्रोविजंस कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। अब आप मुझसे बोलोगे कि आप इतना सारा जो बोल रहे हो DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होती, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होता है, ये कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा है, आर्टिकल 37। ओके, सो आर्टिकल 37 क्या बोलता है? दिस प्रोविजन the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance. देखिए ये important है, fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, तो अभी मैंने आपको यही स्टोरी बताई कि DPSPs जो होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, लेकिन ये किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल होते हैं किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए। ऐसी गवर्नेंस हो कंट्री में कि लोगों का वेलफेयर हो, इसलिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बनाई है ऑफ द कंट्री, एंड इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की ड्यूटी होगी, लाइबिलिटी नहीं लिखा है यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो इन प्रिंसिपल्स को अपने लॉ मेकिंग में अप्लाई करें। ओके, इन प्रिंसिपल्स को अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ बनाने में, अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ बनाने में अप्लाई करें। एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो भी कंट्री टू कंट्री मैटर करती हैं, एंड इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होंगी? जो भी विद इन द कंट्री मैटर्स हैं वो सारे, ठीक है। सो आर्टिकल 37 इज द आर्टिकल जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि DPSPs आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर ओनली फॉर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड इट शैल बी the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, moving ahead. Similarities. Okay,
सो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में? सबसे पहले बोथ आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दोनों पार्ट्स हैं, वी नो पार्ट 3 पार्ट 4. देन ये हो गया फर्स्ट. देन मीनिंग ऑफ स्टेट इज सेम इन बोथ. अच्छा, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 ये याद करना भी बहुत ईजी है, 12, 36. ओके, तो आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में स्टेट का मीनिंग बताता है, एंड आर्टिकल 36 जो है वो DPSP में स्टेट का मीनिंग बताता है, जो कि सेम है दोनों में. सो हम आर्टिकल 12 भी देख लेते हैं. द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट द गवर्नमेंट, सेकेंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. मतलब ये कौन सी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है. थर्ड हो गया स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दी स्टेट्स. मतलब ये क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है. मैं यहाँ पे इसको 4th मार्क कर देती हूँ. ओके, सो स्टेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई? पार्लियामेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर अथॉरिटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़. तो ये सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं. खैर स्टेट का जब हम बारे में बात करें तो ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है स्टेट को समझना. इसमें काफ़ी सारी सीरीज ऑफ केस लॉसेस भी हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सो अभी तक हमने क्या देखा? दोनों की हमने सिमिलैरिटीज़ देखी, फंडामेंटल राइट्स का, DPSP का हमने देखा. नाउ एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि बोथ आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये सबसे बड़ी दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है. अगर हम देखें कि फंडामेंटल राइट्स भी लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं और DPSP भी लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनाए गए हैं. बट जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में, वो उनकी इन्फोर्सिबिलिटी में है. और उनकी इन्फोर्सिबिलिटी में डिफरेंस क्यों है, इस चीज़ के भी हमने रीज़न अभी रिसेंटली ही पढ़ा है. नाउ differences. So before starting with the differences, हमको ये पढ़ना चाहिए that fundamental rights, we should know that fundamental rights is the objective and DPSP is the way to achieve that objective. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि fundamental rights हमको अचीव करना है, and DPSP जैसे उसके नेम में ही आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एक तरीका है, एक जरिया है, एक वे है जिससे कि हम फंडामेंटल राइट्स को अचीव कर पाएंगे. इसका मतलब कि ये कि स्टेट अपनी पॉलिसीज़, अपनी इंटरनल पॉलिसीज़, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाएं कि फंडामेंटल राइट्स को अचीव करना इजी हो जाए और इफेक्टिव भी हो जाए. तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स तक हमें पहुंचना है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, एंड DPSP इज़ द वे टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंसेस. फाइनली अब हमने पूरा पढ़ लिया है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, हमने ये देख लिया है, हमने ये देख लिया कि DPSPs क्या होते हैं, हमने इन्फोर्सिबिलिटी का, उनका डिफरेंसेस का रीज़न समझा है कि DPSP इसलिए इन्फोर्सिबल नहीं होती क्योंकि स्टेट के पास ज़रूरी नहीं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी रिसोर्सेज हों. तो जैसे जैसे हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज इंक्रीज होती जाएंगी, DPSPs को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस. सो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि मैंने बोला लाइबिलिटी होती हैं. फंडामेंटल राइट्स इज़ द लाइबिलिटी, दैट मीन्स कि जो स्टेट है वो बाउंड है. ओके, स्टेट बाउंड है लोगों को, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए. और अगर ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए स्टेट ने तो स्टेट को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में आंसरेबल होना पड़ेगा. आर्टिकल 32 ऑल ऑफ अस नो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है उसमें 32 में ही है, एंड 226 जो कि हाई कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है. देन DPSPs जो हैं दैट इज़ अ ड्यूटी. ओके, ये लाइबिलिटी नहीं है, ड्यूटी है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्टेट की. और इसी से उठा के, मतलब बेसिकली DPSP से उठा के हमारे यहाँ लॉज बनाए जाते हैं. देन एक मिनट, 1 सेकेंड, या थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट इट्स ओके. सो हमने अभी लाइबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ा. लाइबिलिटी है ये DPSPs जो होती है, दैट इज अ ड्यूटी. देन इन्फोर्सिबिलिटी वन, दैट 32 226 में फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल होते हैं और जो DPSPs होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते, एंड वी रेड अबाउट आर्टिकल 37 फॉर दिस पर्पस. देन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. ठीक है,
इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऑल ऑफ अस नो, फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करें, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, देन उसी का आर्टिकल 19(1)(a) जब हम पढ़ते हैं तो वी नो दैट आर्टिकल 19(1)(a) में काफ़ी सारे, इनफैक्ट 8 एक्सेप्शन दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। वी हैव गॉट 8 एक्सेप्शंस। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी पब्लिक बेनिफिट के लिए ही लगाए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो अगर ये राइट हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दे देंगे तो कंट्री में एक दिन भी पीसफुली पीसफुली चीज़ें नहीं चलेंगी, बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट हो जाएगा कंट्री में। इसलिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हम इनको फंडामेंटल राइट्स के साथ दिया जाता है, बिकॉज एक इंसान का फंडामेंटल राइट है तो दूसरे इंसान की ड्यूटी है कि वो फर्स्ट इंसान का फंडामेंटल राइट को इफेक्ट ना करे, इसीलिए इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। नाउ जो DPSPs होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस है, तो इसलिए एब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आता। देन फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डील्स विद ह्यूमंस, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, रिलीजन, फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हैं, इसलिए फंडामेंटल राइट्स ओनली डील्स विद ह्यूमंस। ऑन द अदर हैंड DPSP हैज़ अ वाइडर स्कोप, एंड वाई? बिकॉज DPSP में इन्वायरमेंट जैसे मैटर्स भी कवर्ड हैं। अगर हम थोड़े से DPSPs लिस्ट आउट करें तो वी नो दैट DPSP में इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। ओके, एनिमल्स के लिए प्रोविजंस हैं। ओके, लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू से रिलेटेड, हेल्थ, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारे प्रोविजंस हैं। तो DPSPs इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करते हैं, हमारी हेरिटेज के बारे में भी बात करते हैं, ओके, एनिमल्स के बारे में भी बात करते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ह्यूमन से रिलेटेड राइट्स के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, दैट फंडामेंटल राइट्स जो हैं लास्टली कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके लिए जो आर्टिकल हमको रेफर करना है दैट इज़ आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। तो बेसिकली अगर जब हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, इन आर्टिकल में ये प्रोवाइडेड है दैट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। डेफिनेटली आर्टिकल 2021 पे उतना इफेक्ट, हाँ या सो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी हम जब प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे तो वील डिस्कस अबाउट इट। बट जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। बट when we talk about DPSP, so they cannot be suspended during emergency. Why? Because these are only the directions. Okay. So आज हमने ये सारे differences पढ़े between fundamental rights and DPSPs. So basically we first of all started with the introduction. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, देन वी डिस्कस्ड अबाउट DPSPs, देन हमने दोनों की सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करी। उसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा कि इन्फोर्सेबिलिटी में ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्यों फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट है और क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन्फोर्सेबल नहीं है। देन हमने फॉर श्योर आर्टिकल 37 भी पढ़ा, देन सिमिलैरिटीज़, येस, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड द डिफरेंसेस। So yeah, that's all for today. I hope you liked the lecture and thank you.